हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 12th के तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों अपने तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। फिर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये बच्चों एमएमआई है आपके सिलेबस में। ठीक। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोग छोटे मोटे डिफिनीशन को देखने जाएंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर में जो भी बातें होंगी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी कुछ कुछ बातें ठीक है आपको पता होंगी। बात समझ में आई? कहां पढ़ा हमने? क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, आराम आराम से चीजों को सीखते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को बताया था कि अपने क्लास 12th का जो पहला यूनिट था जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें क्या था? उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो बंदा, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेस्ट पे है। ठीक है। तो अपने चारों तरफ बच्चों इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता था। अब हम लोग बात कर रहे हैं वही जो बंदा है, अब वो बच्चे रेस्ट में नहीं है। अब वो क्या कर रहा है बच्चों? भागेगा, यानी कि मोशन करेगा। तो जब वो मोशन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तब उसी के मोशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि चार्ज के मोशन को ही कहा क्या क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। आपको इसका डिफिनेशन पहले से ही पता होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहां सीखा था जी? क्लास 10th में। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन कर देते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। याद होना चाहिए। वैसे क्लास 12th में आपको इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन तो नहीं पूछा जाएगा, है ना? चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना होगा उस कंडक्टर में? तो आप कहेंगे सर आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है। करंट को हम लोग बच्चे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज हमारे पास क्यू होता है और टाइम टी है। ठीक है। तो ये अपने पास बच्चों करंट का एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, अगर हम लोग बच्चा इस फॉर्मूले की बात करें, तो इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से पता है कि आई करंट है, क्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है और टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो जब हमने एक नई क्वांटिटी के बारे में अब हम सीखने जा रहे हैं, जो कि आपको पहले से भी पता है, लेकिन सारी बातें तो करनी है ना कि इसको किस में मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। यूनिट के बारे में बातचीत किया जाए तो आपको पता है कि जब फॉर्मूला आपने कहा कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी है, तो क्यू का हमारे पास यूनिट कुलाम है और टी का मेरे प्यारे बच्चों सेकंड, तो कुलाम पर सेकंड इसका एक यूनिट हो जाएगा। लेकिन जब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों होता है एम्पियर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एम्पियर होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है। तो कुलाम पर सेकंड और एम्पियर आप इसके यूनिट को याद रखा जाएगा। ठीक है। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों मान लो हमने बात किया इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट के अलग अलग फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं। अगर मान लो किसी कंडक्टर में डेल्टा टी टाइम में मेरे प्यारे बच्चों कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है जिसका अमाउंट है डेल्टा क्यू, तो उस करंट को हम ऐसा भी लिखते हैं और इसका मेरे प्यारे बच्चों नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है।
हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा dq/dt। तो एक तरीका ऐसा भी है लिखने का, बात समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चार्ज को इन टाइम के फंक्शन में लिख दिया जाएगा और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में उस कंडक्टर में कितनी करंट है आपसे पूछा जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। अब हमेशा मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी नई क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो जो उसका यूनिट होता है उस यूनिट को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे 1 कूलाम को हमने डिफाइन किया, जब हम वोल्ट पोटेंशियल पढ़े तो हमने 1 वोल्ट को डिफाइन किया, जब हम कैपेसिटर पढ़े तो हमने 1 फैरेड को मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन किया था। उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका जो यूनिट है एसआई यूनिट यानी कि एम्पियर, तो हम लोग 1 एम्पियर को बच्चे क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 एम्पियर को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो वही जुगाड़ है I इक्वल्स टू Q/T। अगर हमको I को 1 एम्पियर बनाना है तो Q को 1 कूलाम करना पड़ेगा और टाइम को 1 सेकेंड करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, आप अपनी लैंग्वेज में इसको कहोगे कि अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में जो करंट है उसको हम क्या कहोगे, 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है, तो उसी बात को आपको लिख देना है कि 1 एम्पियर is the amount of current that is produced by the transfer of 1 coulomb of charge per second across the cross sectional area of the conductor। ठीक है, तो हम उसको 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम/1 सेकेंड कहेंगे। याद रखना है आपको। ठीक है, कभी कभी बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है। अब हम कुछ पॉइंट सीखेंगे और हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस मटेरियल में फ्लो कर होगा, तो मेटल में होगा, कंडक्टर में होगा। बात समझ में आई। क्या नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो आप कहेंगे नहीं जी। तो इस चैप्टर में हम लोग जिस मटेरियल की बात करेंगे वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर है। ठीक है, तो अब उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्यों करंट फ्लो होती है, उन सभी के बारे में 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो, पहला पॉइंट हमने पढ़ा, क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि बताओ कंडक्टर में ही क्यों इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, किसी और नॉन कंडक्टर में क्यों नहीं, तो आप उसको सीधा सीधा बोलोगे कि भैया कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इधर उधर रैंडम मोशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन कंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो मेरे प्यारे बच्चों सभी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाते। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में बच्चों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो एक कंडक्टर है जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इस पे कोई बैटरी इसमें कनेक्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, conductors that contain a large number of free electrons are good conductors of electricity। ठीक है, जैसे मान लो कंडक्टर भी अलग अलग मटेरियल है ना, जैसे मान लो हमारे पास कॉपर है, आयरन है। ठीक है बच्चों, तो जो भी हमारे पास एल्यूमिनियम है, जो भी हमारे पास ये मटेरियल है, तो सभी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है क्योंकि उनके थ्रू करंट को हम फ्लो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसी में किसी की कंडक्टिविटी ज्यादा, मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्लो कर सकते हैं या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर कहेंगे। तो वही हाल चाल है कि कौन सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन बच्चे अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो जिसमें करंट फ्लो हो जाएगी वो कंडक्टर, लेकिन उसी में गुड कंडक्टर कौन है, जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लो कॉपर। ठीक है बच्चा, चलिए अगला पॉइंट, इनसाइड अ कंडक्टर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग
रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज जीरो। देखो ये बहुत ही कमाल की चीज। जैसे मान ले ये हमारे पास कोई मेटल का सबस्टेंस है, मेरे हाथ में है, मैं कह रहा हूं कि इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते हैं। बात समझ में आई? तो अगर रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अभी मैंने कहा ना कि चार्ज जब मोशन करने लग जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है। तो आप कहोगे कि सर अगर ये मेटल का बना हुआ है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रैंडमली मोशन करना है जनरली, तो हमको करंट, इसको पकड़ने पे हमको शॉक लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो रहा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, और उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर मान ले हमारे पास कोई मेटल है, मैंने उसको हाथ में पकड़ा, तो हमको शॉक नहीं लगता, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ठीक है बच्चा? तो यही कारण है। तो और वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इनसाइड अ कंडक्टर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज जीरो। ठीक है? अच्छा, अब बात आती है कि अच्छा तो करंट कब आएगा? तो हमने कहा ना कि इसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि बैटरी क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इन दोनों, मतलब इस कंडक्टर के बोथ इंड्स पर। ठीक है? यहां पर और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। तो बच्चे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फोर्स मिलेगा, तो वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब उसमें बच्चों क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो चलिए पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। इन द absence ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, द करंट डज नॉट फ्लो। जब तक हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी नहीं कनेक्ट किया है, करंट फ्लो नहीं करता। When a potential difference is applied across ends of conductor, the free electrons start moving towards the positive end with a constant velocity. Hence, electric current start flowing in the circuit. बात समझ में? ये फिनोमिना हमारे पास किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर होता है। अगली बात, in metals the current flows due to presence of electrons, whereas in liquid and gas, ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन occurs due to ions। ठीक है? जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेरे प्यारे बच्चों करंट फ्लो करती है, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों लिक्विड और गैस में वो आयंस के कारण होगी। ठीक है? जैसे मान लो पानी है, तो पानी में जो अपना H2O है, ठीक है, तो और फिर उसमें नमक वगैरह मिला देते हैं, तो जो आयंस उसमें बनते हैं Na पे प्लस, Cl पे माइनस, ये सब, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके कारण वहां पे करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों ये है, इसी में है कि जब हमने किसी मेटल को लिया, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को बच्चे क्या कर रहे हैं? टक्कर भी मार रहे होंगे, क्योंकि ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल के अंदर, है ना? तो जब वो रैंडम मोशन करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो वहां पे कुछ हमारे पास एक क्वांटिटी, मतलब कुछ क्वांटिटी डिफाइन करनी होती है। जैसे मीन फ्री पाथ होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में छोटे छोटे हमारे पास डिफिनेशन है, ठीक है, उनको अच्छे से समझना है। तो अभी तक जो हमने बातें की इस चैप्टर में, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग क्लास 10th में उन बातों को भी जानते थे। ठीक है? हल्की फुल्की बातें आप जानते थे। करंट का डिफिनेशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, कंडक्टर में ही करंट फ्लो होती है, क्यों होती है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये कुछ बातें हैं जो कि डीप है, तो इस बात को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो हमने पकड़ लिया किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, सब जगह जहां पे है सभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जहां जहां ये एरो बनाया गया, ठीक है। तो मान लो इस बंदे को आपने पकड़ा, तो ये गया इधर, अब इससे टक्कर खा गया, ठीक है, फिर आगे जाएगा, फिर इससे टक्कर खाएगा। मतलब क्या हो रहा है ये बच्चों, इधर उधर क्या हो रहा है, रैंडम मोशन कर करके अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉनों से टकरा रहा है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जैसे मान लो एक बार टक्कर खाए तो कुछ डिस्टेंस चला होगा, उस डिस्टेंस को मैं लैम्डा कह दूंगा, फिर कुछ डिस्टेंस चला होगा उसको मैं लैम्डा 2 कह दूंगा, फिर चलेगा तो उसको मैं लैम्डा 3 कह दूंगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि टकराने के बाद वो कुछ डिस्टेंस चला, फिर से अगली टक्कर हुई,
फिर कुछ चलेगा, फिर अगली टक्कर होगी, फिर चलेगा, फिर अगली टक्कर होगी। तो ये मतलब जो हमारे पास सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, ये जो टक्कर मैं कर रहा हूं, क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है लगातार, कंजिक्यूटिव कोलिजन जो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनमें जो हमारे पास वो पाथ फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस जो मूव कर रहा है, ठीक है, इसके मीन को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं बच्चों, मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसके डिफिनीशन को सीखिए पहले। The mean free path of an electron is the average distance traveled by electron between two successive collision. It is represented by lambda। ठीक है बच्चा, ये जो बार बार कोलिजन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके मीन को, मान लो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं n, ठीक है, सबका अलग अलग मेरे प्यारे बच्चों फ्री पाथ होगा, ठीक है, टकराने का। तो लेमडा को हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, कितना कोलिजन हुआ, तो नंबर ऑफ कोलिजन मेरे प्यारे बच्चों n है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो हालांकि इस फॉर्मूले से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को रब कर दे रहा हूं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम मोशन कर रहा है, तो टकरा रहे हैं, तो कुछ पाथ वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस पाथ के मीन को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो डिफाइन होगा वो होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम भी यहीं से समझ लीजिए आप लोग, क्या होगा, जैसे मान लो टक्कर हुआ, तो मान लो यहाँ पे टकराया था, अब यहां से यहां तक वो क्या है बच्चों, खाली है, फ्री है, मौज कर रहा है, यानी कोई और उसको टक्कर मारने वाला नहीं है, वहां से वहां तक वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो सक्सेसिव कोलिजन में बच्चे जो वो रिलैक्स किया, ठीक है, अगला जो टक्कर होगा उसमें कुछ समय लगेगा, उसी समय को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, कि अगली टक्कर कितनी देर के बाद होगी, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टाउ। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ऐसे डॉट डॉट बाई है। बात समझ, लेकिन फॉर्मूले से हमको कोई लेना देना नहीं है, आप इसके डिफिनीशन को बस जानिए कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। ठीक है, कि जो हमारे पास अगला टक्कर हो रहा है उस टक्कर में कितना समय लग रहा है, कुछ समय तो लगेगा ना। ठीक है, अगला मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो देख, तो जब तक हमने, मान लो कोई हमारे पास ये कंडक्टर है, सामने दिख रहा है ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम इधर उधर मोशन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हमने बैटरीज को नहीं जोड़ा था, नहीं कनेक्ट किया था, तब तक तो ये इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है, तो बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, उसका डायरेक्शन किधर होगा, वो मेरे प्यारे बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर भाग रहे थे, अब उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, खिसक जाएंगे, ड्रिफ्ट होगा। तो उसी के एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। बात समझ में आई? तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया उस कंडक्टर से, तो अब मेरे प्यारे बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम इधर उधर मोशन कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अब वो नहीं जा पाएंगे। अब उनको मेरे प्यारे बच्चों एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है और वो उस पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अभी तक इनकी मनमर्जी थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब मेरे प्यारे बच्चों इनकी मनमर्जी नहीं चलने वाली, अब वो लोग एक ही डायरेक्शन में क्या होने लग जाएंगे, अलाइन होने लग जाएंगे। तो इसलिए अब नेट वेलोसिटी क्या होगी, जो नेट एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी,
पहले जीरो हो जा रहा था, लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में। तो जो नेट वेलोसिटी है वो अब जीरो नहीं होने वाली, तो उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है आपके सामने दिख रहा है, इस फॉर्मूले को हम लोग आगे चल के डिराइव करेंगे। अभी बस फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्या, VD इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक बात है, मैं कह रहा हूं कि आगे हम इसको डिराइव करेंगे, तो अभी बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ होता है। ठीक बात, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। जब मैं पेपर को सॉल्व करूंगा आपको दिखाता हूं, जब प्रॉब्लम क्लास हम लोग करते हैं आपको पता लग गया है। ठीक है, कि हम लोग थ्योरी करते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट जो होता है उस रिलेटेड भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रीवियस ईयर में उसको भी हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद लास्ट में जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम क्लास लगाते हैं, जिसमें पहली क्लास में हम लोग MCQ वेरी शॉर्ट की बात करेंगे, उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बच्चों उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए तो ये डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या है हेडिंग पढ़ो एक बार, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जब भी डेरिवेशन कुछ भी होता है तो अब आपको पता लग गया होगा कि रोहित सर कहते हैं कि 3 हमने स्टेप फॉलो करना है। कितने स्टेप बच्चा लोग, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, फिगर बनाना है। सेकेंड स्टेप मेरे प्यारे बच्चों इसी फिगर के बारे में 2-4 बातें आपको लिखनी होती हैं। उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और अपने फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसा सुंदर सा एक फिगर बनाना है। आप कहेंगे सर फिगर एक बार बना दो, तो बिल्कुल बना देंगे बच्चों, लेकिन आपको फिगर अच्छे से सुंदर का बनाना होता है। देखो एक कंडक्टर बना लो ऐसा, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई सर, चलो कुछ तो समझ में आया तुम लोग को। इसको मैं रब कर देता हूं, सुंदर सा बनाऊंगा, एकदम सुंदर सा। चलो वाह सर क्या बात है। चलिए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चे कैपिटल ए है। ठीक है, इसमें ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो इसे मैं इलेक्ट्रॉन ही बता दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ऐसे, और वो मेरे प्यारे बच्चों इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे थे। और इस कंडक्टर का जो लेंथ है मान लो कैपिटल एल है। तो जब मैंने इसको किसी बैटरी से बच्चा कनेक्ट किया, क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका पोटेंशियल है V। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके इस वाले एंड पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, बोलो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव इंड्स की तरफ क्या हो जाने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है इस वाले सर्किट में फ्लो होने लग जाएगी। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई सर, चलो जी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले ऐसा एक फिगर बना दे, देख लो सेम टू सेम ऐसा फिगर बना हुआ है नहीं बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है बच्चा, चलो तो फिगर हमने बना लिया। अब मैंने कहा 2-4 बातें लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट एंड कंडक्टर ऑफ लेंथ, लेट और कंडक्टर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। ठीक है, अच्छा इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, कैपिटल V है। ये सारी बातें आप लिख दोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन वाला पार्ट हमको देखना है। तो चलो इस फिगर को हमने ऊपर किया, कैलकुलेशन करने के लिए
मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको देखना क्या है, देखो अपन को रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये हमारा मकसद है ना। तो सबसे पहले हम करंट को यहाँ पे देखना चाहते हैं, और करंट के लिए हमारे पास अभी तक केवल यही फॉर्मूला है जो कि हमने जाना है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, कितना चार्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने अजूम किया, ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, स्मॉल एन है, ऐसा मैंने मान लिया। क्या माना मैंने माना कि इस कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ में, सॉरी पर यूनिट लेंथ नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, स्मॉल एन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना है इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। तो आप कहेंगे वॉल्यूम है सर ए इंटू एल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर क्या होगा बच्चा लोग, आप कहेंगे इसके वॉल्यूम में इस एन का मल्टीप्लाई कर दो तो एन ए एल हो जाएगा। अरे बोलोगे हाँ या ना कि यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ए इंटू एल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, एन ए एल हो जाएंगे। अरे वही हाल चाल है कि अगर एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है तो 10 चॉकलेट का दाम बताइए तो आप कहोगे 20 रुपया, ठीक है, वही हाल चाल है। बात समझ में आई। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमको क्या करना है, ये तो हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पता लग गए। अब सर आपको क्यू चाहिए ना, तो वी नो दैट क्यू इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एन ई होता है, ठीक है। तो इस एन को मैं कैपिटल एन से लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे चलो रहने दो। ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओनली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। लेकिन यहाँ पे जो मैंने स्मॉल एन एज्यूम किया है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस स्मॉल एन में, ये फॉर्मूले वाले स्मॉल एन में और जो मैंने अज्यूम किया स्मॉल एन, उसमें अंतर है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मेरे प्यारे बच्चों जब हम क्यू निकालना चाहते हैं इस कंडक्टर का, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्योंकि यही तो है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर क्या है बच्चों, एन ए एल के बराबर और इनटू ई हो जाएगा। बात समझ में आई, सब कुछ एकदम फिट है। अब सर हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, तो इसी Q की वैल्यू यहां पे पुट करो NaLe बाई टी के। बहुत सही सर, बहुत सही सर। अब हमारे पास I इक्वल्स टू क्या हो गया, NeA, ऐसे लिखता हूं, और ये जो हमारे पास L बाई टी है इसको एक साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो टी टाइम में इस एल लेंथ को चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एल बाई टी, और उसकी वेलोसिटी होगी जिसको हम कहेंगे वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे बोलो हाँ या ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और वो हो जाएगा एल बाई टी हो जाएगा। तो बस इस फॉर्मूले में एल बाई टी के जगह पे आप क्या रखोगे, आप रख दोगे वी डी, और इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। बात समझ में आई, यस सर समझ में आ गई, ठीक है। तो NeAVD हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, और सारी बातें आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सुंदर सा फिगर बना देंगे, उसके बाद ये 2-4 बातें आप लिखोगे, ठीक है। सारी बातें यहाँ पे लिखी गई। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए इंटू एल, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम ए इंटू एल में, तो ये एन ए एल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग Q इक्वल्स टू एन ई लगाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, फिर हम I इक्वल्स टू क्यू बाई टी लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। और इस वाले
एक्सप्रेशन में आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने सारी बातें अपने प्यारे बच्चों को बता दी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में कौन कौन क्या क्या है ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमने आज मतलब इस वाले चैप्टर का पहला डेरिवेशन कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारे पास छोटे छोटे कुछ डिफिनीशन होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से मेरे प्यारे बच्चों कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों करंट डेंसिटी से। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाई पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग लिखते हैं बच्चों कैपिटल जे से। तो कैपिटल जे हो जाएगा आई बाई ए, कैपिटल जे इक्वल्स टू आई बाई ए होता है। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं जिसको हम करंट कहेंगे, तो उस पर यूनिट एरिया से कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके यूनिट को लिख सकते हो। अच्छा एक बात और, ये मेरे प्यारे बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया डेल्टा ए इज डेल्टा आई, देन द एवरेज करंट डेंसिटी इज दिस। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मेरे प्यारे बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हमारे पास यही है, आई जे इक्वल्स टू आई बाई ए, तो ये हो जाएगा एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, तो वही लिखा गया है। इसका डायमेंशन भी आप बता सकते हैं, तो डायमेंशन हो जाएगा सर आई का ए और इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए एल पे -2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन है। और आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैं लिख देता हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब अगर मान लो हमने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया, जे इक्वल्स टू आई बाई ए, तो अभी हमने एक आई का फॉर्मूला निकाला था ना, एन ई ए बी डी। ठीक है, उस फॉर्मूले को रखोगे तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों इतना बन जाता है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज आएंगी, तो उनके सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने होंगे। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्वांटिटी आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि हमने पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे प्यारे बच्चों कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड करता है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं उसकी मोबिलिटी को। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंट बाई म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई कैपिटल ई हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी क्वांटिटी है, इन सभी को आपको ऐसे ही याद रखना है और इसके फॉर्मूले भी याद रखना है। इसके यूनिट की बात कर लें, आ जाओ, तो म्यूज इक्वल्स टू वी डी बाई ई होता है। तो इसके मेरे प्यारे बच्चों दो यूनिट होंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट, एक होता है न्यूटन पर कुलाम, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास होगा, इसका तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कुलाम, तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको मीटर कुलाम पर न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं, ऐसा एक यूनिट हो जाएगा। लेकिन अधिकतर यूनिट ये वाला दिखता है, कैसे देख लो, म्यूज इक्वल्स टू वी डी का मीटर पर सेकेंड, और ई नीचे है ना, तो ई का वोल्ट मीटर। बात समझ में आई? अच्छा, वोल्ट पर मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वोल्ट पर मीटर। ये ई एम कूद के ऊपर गया तो हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पे वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट हमारे पास लिखा गया है।
उसी प्रकार से आप डायमेंशन भी बना सकते हैं, तो इसका यूनिट और डायमेंशन मेरे प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए। अब बच्चों वीडी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं भाई जी, मैंने कहा कि कोई भी फॉर्मूला आएगा तो उस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के कई फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू एन ई ए पढ़ा ना, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो यहां से वी डी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, I बाई एन ई ए। अरे होगा कि नहीं होगा, तो आपने देखा कि वी डी इज टू आई बाई ए एन ई ए जो भी बोल लो। तो मेरे प्यारे बच्चों म्यू के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, म्यू इज टू जे बाई ई एन ई के बराबर, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास फॉर्मूला है, जैसा फॉर्मूला आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज होते हैं सारे फॉर्मूले। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट आ चुका है किसका बच्चे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, या केवल आप रेजिस्टेंस कह सकते हो या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कह सकते हो, आपकी इच्छा है। तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के वो दिन जब हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीखा था, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सीखते थे कि बच्चों वो किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट का क्या करती है बच्चों, अपोज करती है। बात समझ में आई, ठीक है, अच्छा जी। लेकिन हमको अब क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डिफिनीशन वो होगा मेरे प्यारे बच्चों वही R इज इक्वल्स टू V बाई I, यानी कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज डिफाइंड इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। कैसे याद है फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू V बाई I, ठीक है। तो पोटेंशियल और करंट के रेशियो को हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कह देंगे, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों जो कंडक्टर है रेजिस्टेंस उसकी क्या है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वो कंपोनेंट्स होता है जिसकी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस ये है, उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर एक हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, उसी की प्रॉपर्टी है जो कि करंट को क्या करना चाहती है, रोकना चाहती है, अपोज कर रही है, उसका विरोध कर रही है, उसको फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब मेरे प्यारे बच्चों मान लो कोई हमारे पास कंडक्टर है जिसके इन्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेजिस्टेंस होगा जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाता है R इज इक्वल्स टू V बाई I के, ठीक है। इसके यूनिट की बात करेंगे तो वोल्ट पर मीटर, लेकिन आपको पता है इसका SI यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ओम, जिसको हम लोग इस साइन से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन हमारे पास ये हो जाएगा। अब डायमेंशन को मैं आपको करके दिखाने वाला नहीं हूं, दिखा दू बुरा मान जाओगे, चलो देख, R इज इक्वल्स टू V बाई I, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कैसे होगा। तो V इज इक्वल्स टू होता था मेरे प्यारे बच्चों W बाई Q, और ये I तो है ही, तो ऊपर W है नीचे Q इंटू I हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। हाँ सर, अब आप R को क्या लिख सकते हो, W को F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही बनाते हैं एकदम आसान तरीके से। Q को IT लिख दो, और मेरे प्यारे बच्चों आप इसको क्या लिख दो, आई ही रहने दो। तो ऊपर हो गया F इंटू डी, और ये हो जाएगा I स्क्वायर टी, ठीक है। अब फोर्स का पता होना चाहिए आपको, डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का पता है, I का A होता है, T का T होता है, तो आप इस फॉर्मूले से इसका डायमेंशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका काम है और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ हमें इस फॉर्मूले से इसके डायमेंशन को बड़े आसानी से निकाल पाया। बात समझ में आई। तो कोई भी डायमेंशन है तो उसका फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, उसके बाद उस फॉर्मूले को आप तोड़ मरोड़ के एकदम सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम, अब ओम को हम डिफाइन करते हैं। बार बार मैं बता रहा हूं
कि जब भी हमारे पास कोई नई क्वांटिटी आती है तो हम इसके एसआई यूनिट को क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, अभी 2024 में कैपेसिटेंस के एसआई यूनिट का डेफिनेशन आपसे पूछा गया था 1 नंबर में, यानी कि वेरी शॉर्ट में। ठीक है, 1 फैरेड क्या होता है, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई है। अगर R को मेरे प्यारे बच्चों 1 ओम कहोगे, ऐसे मैं लिख दूं, तो V को 1 वोल्ट और I को 1 एम्पियर बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसी बात को आपको लिख देना है। क्या लिखोगे? हम लोग लिखेंगे इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इंस ऑफ कंडक्टर, इफ द करंट फ्लोइंग इन इट इज 1 एम्पियर, then the electrical resistance of the conductor will be 1 ohm। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसके एंड्स पर आपने 1 वोल्ट का बैट मतलब वोल्टेज सप्लाई किया है और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर का हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आ गया एक लॉ जिसको आप जानते हैं, क्या बच्चों, ओम्स लॉ। ठीक है, हमने क्लास 10th में सीखा था, V इक्वल्स टू आई आर। जो फॉर्मूला सीखा वहीं से इस फॉर्मूले पे भी बात होती है। ठीक है, हालांकि वो फॉर्मूला यहीं से आता है। तो ये बच्चे लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों जो करंट होती है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो करंट होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो तो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, अब ये बात आपने हो सकता है कि क्लास 10th में ये डिफिनेशन आपने ना सीखा हो, लेकिन सीखना तो चाहिए वहीं पर ही। सच एज लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। फिजिकल कंडीशन क्या होता है वो मैंने आपको साफ साफ ब्रैकेट में लिख के बता दिया कि जैसे उसका लेंथ, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका मटेरियल या टेम्परेचर जहां पे वो रख, मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ का जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर की बातचीत चल रही है। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज, ये सब कुछ बदलना नहीं चाहिए। देन द इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कि ये लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, I, जब ये सारे कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट का नाम है R, जिसको हमने अभी कह के आया क्या बच्चों, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता है ये, है ना, V इक्वल्स टू, जिसको हम लोग ऐसे आसानी के लिए V इक्वल्स टू आई आर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो if the potential difference across the ends of conductor is V and the electric current flowing in it is I, then V directly proportional to I, V equals to Ri। यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग V by I equals to R, जो कि कांस्टेंट है, इसको प्रूव करते हैं और ये हमारे पास फॉर्मूला है। V equals to IR या V equals to Ri आप सीख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ आपको समझना है V और I के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास Y equals to mx का ग्राफ है। ठीक है, y की जगह पे हमारे पास v है और i किसके पास है मेरे प्यारे बच्चों, x, r क्या होता है, m के बराबर। ठीक है, तो मेरे प्यारे से देखो यहाँ पे 2 लाइनें हैं, एक हमारे पास ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, एक हमारे पास डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो जब ओम्स लॉ की बात होगी, ठीक है, तो v और i के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनना चाहिए, यानी कि जो लीनियर ओम्स लॉ है ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है। ठीक है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों वी आई के बीच में ऐसा बनता है। तो इस ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ के लिए ग्राफ क्या होगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों वी आई के बीच में गुड कंडक्टर का जो ग्राफ बनेगा वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऐसा इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या है, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है,
ठीक है बच्चों, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे अप्लाई की है, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मान लो यहां से यहां तक का लेंथ डेल्टा एक्स है, जो कि हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी के। क्यों? क्योंकि हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है, तो वहां से हमने इस बात को लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, हमको कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस डेरिवेशन को, मतलब इसको प्रूफ करिए। J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई को प्रूफ करिए, जहां पे सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको साफ साफ क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसको आप प्रूफ करिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग बच्चे अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी इज, तो हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आई इंटू डेल्टा टी है, तो हमको पता है Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। अरे बोल, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो जितना चार्ज हमारे पास क्रॉस करेगा उसको मैं आई इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं, तो वही लिख दिया। अब आई की वैल्यू क्या है? NeVd, तो वो लिख दिया इंटू डेल्टा टी। बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता है कि Vd की वैल्यू होती है E कैपिटल E बाई एम इंटू टाउ, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारे लिए ये हो जाएगा। ठीक बात है? अच्छा जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या वाली बातचीत नहीं है। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये जो ए है उसको हम आई के पास लेके आते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि हम जानते हैं भैया कि आई इज इक्वल्स टू जे ए या जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सामने चीजें हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि वेयर दिस इज दिस मच। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां तक पहुंच जाते हैं और इसको बोलता हूं मैं सिग्मा। क्या बोलता हूं? सिग्मा, जो होता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई के बराबर। ठीक है, तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, जो कि कभी कभी आपसे सीधा सीधा प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, जहां पे सिग्मा होता है मेरे प्यारे बच्चों करंट डेंसिटी। ठीक बात है? हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस वाले चैप्टर का, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने कहा था ना कि जो Vd की वैल्यू है, Vd इक्वल्स टू E कैपिटल E बाई एम इंटू टाउ कैसे आता है, तो वो चीज यहीं से अभी हमारे सामने दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप पकड़ो, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कितना फोर्स लगा होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहेंगे F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई लगा होगा, है ना। मैं देखना चाहता हूं कि उसमें एक्सेलरेशन कितना आया होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई की फोर्स कितना E इंटू कैपिटल ई का, लेकिन हमको ये भी तो पता है कि ये बच्चों m इंटू ए के बराबर होगा, तो ये जो दोनों फोर्स हैं वो सेम ही हो जाएंगे, यानी कि m इंटू एज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई, यानी कि एज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम के, तो वही एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे सामने आता है। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब यहीं से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है कि हमको पता है कि ए होता है dv बाई dt के। ठीक है, और ये हो जाएगा ई कैपिटल ई बाई एम के। बात समझ में आई? हाँ जी। अब dv को हम एक तरफ रखेंगे, ई कैपिटल ई बाई एम को एक तरफ, और ये dt को एक तरफ रखेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों साइड को हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले जीरो से कहां तक मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अरे बोलो, पहले तो उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो था ना, उसके बाद जब हमने अप्लाई कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वैसे टाइम कहां से कहां तक? जीरो से मेरे प्यारे बच्चों कहां तक? रिलैक्सेशन टाइम तक। तो बस डीवी का बच्चों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v, और यहाँ हमारे पास लोअर लिमिट जीरो,
अपर लिमिट VD हो जाएगा। ये E कैपिटल E बाई M सब कुछ कांस्टेंट है, dt का बच्चों इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा T, और ये नीचे 0 टू टाउ। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन है, ये सारा इंटीग्रेशन हम लोग छोटे मोटे करते आ रहे हैं शुरू से ही। अब क्या करना होता है, v की जगह पे VD डालते हैं, जीरो के जगह पे v के जगह पे 0 डाल देते हैं, वही हालचाल टाउ का होगा और यहाँ पे 0 का होगा। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा VD माइनस 0 इज इक्वल्स टू E कैपिटल E बाई M, और ये हो जाएगा टाउ माइनस 0। तो आपको दिख गया कि मेरे प्यारे बच्चों VD की वैल्यू हो गई E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। बोलो ये फॉर्मूला आपने सीखा था कि नहीं सीखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? हाँ जी सीखा था। ठीक है बच्चों, अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि I इज इक्वल्स टू NEA VD वाले फॉर्मूले से अब हम लोग बातचीत करेंगे और इसी VD की वैल्यू यहाँ पे डाल दी जाएगी। तो I इज इक्वल्स टू NEA, VD की वैल्यू है E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लाइन में मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या चाहिए, हमको V चाहिए यानी कि वोल्टेज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे पास ये कंडक्टर है उसका लेंथ L है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा V इक्वल्स टू E इंटू डी वाले फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे D के जगह पे क्या रखेंगे, इसको L रखेंगे क्योंकि इसका लेंथ क्या है, L है। बात समझ में आई? तो जहां E है वहां पे मैं V बाई L रख सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो चलो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे I इज इक्वल्स टू N। अब देखो E कितनी बार है, 2 बार, NE स्क्वायर A, ठीक बात है, बाई M, टाउ को भी यहां रख लो इनटू, और इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं V बाई L। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सही। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं V और I को एक तरफ रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस I को इधर लेके जाओ, बाकी सबको इधर लेके चले आओ, बाकी सभी लोग को इधर लेके आओ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो M ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई I के। बोल इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही ना बच्चों? तो आपको दिख गया कि बच्चा लोग जो ये वाला मैटर है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट दिख रहा है। कैसे? क्योंकि मास तो सेम होगा, लेंथ भी नहीं चेंज होने वाला है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ई भी नहीं चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं चेंज होगा, और हमारे पास टाउ भी नहीं चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो हमको मिल गया V बाई आई इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यही तो होता है ओम्स लॉ, यही क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। तो इस तरीके से आपने ओम्स लॉ को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। समझ पाए? चलो चलो मैं दिखा देता हूं साफ साफ, जैसे किया गया है वैसे ही सब कुछ हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ वैसे, ईच को V बाई L रख देंगे, सब कुछ वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, I और V को एक साथ करेंगे, ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। और इस तरीके से आपने बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से आपने मेरे प्यारे बच्चों ओम्स लॉ को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन है आपके लिए। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो ये कांस्टेंट था, ये लो, ये क्या है, आर ही तो है, रेजिस्टेंस। तो यहां से हमको पता लगा R इज इक्वल्स टू ML बाई ए NE स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है बच्चों, है ना? तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, वही बातें यहाँ पे कही गई हैं। इट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर एनी कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर। अब यही फॉर्मूला आगे हम लोग एक बार सीखेंगे कि इसमें कुछ चीजें फिक्स होंगी, और इसी फॉर्मूले से हम बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, यही फॉर्मूला हमको बताने वाला है। ठीक है बच्चा, चलो तो ओम्स लॉ के लिमिटेशन को सीखते हैं, उसके बाद आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों एंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो सभी प्रकार के जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं
वो मेरे प्यारे बच्चों ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, उनका ग्राफ अलग बनता है। और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते मेरे प्यारे बच्चों, उनको हम नॉन ओमिक कहते हैं, उनका ग्राफ अलग बनता है। तो ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। देयर आर सम सबस्टेंस एंड डिवाइसेस वेयर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट डज नॉट अप्लाई। जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्च हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, थर्मोडायनेमिक वॉल हुआ, ये सब मेरे प्यारे बच्चों उसके एग्जाम्पल हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां से हमने दो टाइप की, यहाँ पे जहां कंडक्टर लिखा वहां पे हम लोग सर्किट भी लिखते हैं। कभी कभी आपसे पूछ जाता कि व्हाट इज ओमिक सर्किट, तो आप कहोगे वो सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। कभी कभी आपको कंडक्टर पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे कि वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, सॉरी नहीं नहीं करते हैं, ओमिक सर्किट या ओमिक कंडक्टर। तो वो सर्किट या वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, सच कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक सर्किट। या यहाँ पे कंडक्टर लिखा था ना, यहाँ पे कंडक्टर ही लिखो। ठीक है, सर्किट रहेगा तो सर्किट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास आई और वी के पास वी के साथ ग्राफ दिखाया गया। तो मैंने कहा कि जब ओमिक के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। बाकी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर, सच कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे टॉर्च बल्ब हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये मेरे प्यारे बच्चों नॉन ओमिक कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन हमने सीखा, बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने बेसिक चीजें, ये जो चैप्टर है आपने सीखा है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है, लेकिन कुछ चीजें जो होंगी एक्स्ट्रा, जैसे मान लो हम लोग किरचॉफ्स लॉ सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का और उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग व्हीट स्टोन्स ब्रिज सीखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो नई है और कुछ चीजें हैं जो पुरानी है, जिसके बारे में आपको पता है, तो ये वाला चैप्टर आपके लिए आसान है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सीखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे की बात करेंगे, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को आज की क्लास में मैंने जो भी सिखाया वो सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उस बात को बताइएगा। ठीक है, कि ये चीज समझ में अच्छे से है, ये चीज समझ में नहीं है, जो भी चीजें है। मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां मेरे प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके या टाइप करके आप बच्चे हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आपको जरूर उठाना है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज बच्चा लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।